औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आप लोगों के फ़ायदे के लिए जो बैंकिंग प्रोडक्ट हैं मैं वो वन बाय वन आप लोगों से उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। तो लास्ट वीडियो मेरी थी प्राइम मिनिस्टर होम फाइनेंस, प्राइम मिनिस्टर अपना घर स्कीम, जिसमें गवर्नमेंट फाइनेंसिंग किस रेट पे हो रही है, कितनी अमाउंट मिलती है, उसका प्रोसीजर क्या है। तो बहुत सारे लोगों ने वीडियो वो व्यू की है। तो उम्मीद है कि अगर कुछ लोगों ने अप्लाई किया होगा, बैंक से कांटेक्ट किया होगा, तो किसी को प्रॉब्लम है, मैंने उस वीडियो के लास्ट में भी कहा था कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से कमेंट्स में पूछ सकता है, मैं उसको प्रॉपर गाइड कर दूँगा। तो और उस वीडियो को शेयर करें, वो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आपने रिलेटिव्स में, कुलीग्स में, सीनियर्स को, जो भी मतलब जॉब करते हैं या बिज़नेस अच्छा रन कर रहे हैं और अपना घर उनके पास नहीं है, तो जो लोग रेंट पे कर रहे हैं इसके अराउंड 25-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार रेंट पे कर रहे हैं, तो उनके लिए वो बड़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। तो उन लोगों को शेयर करें। तो इसमें ये है कि आप लोगों को भी किसी का फ़ायदा होता है, तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर देगा। तो इसमें ना कोई भी नेकी काम हो, किसी की हेल्प वाला काम हो, तो उसको रोका ना करें। उसको आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ताकि आपका जो है ना वो सैटिस्फैक्शन आपको हो जाए। तो आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बताना जा रहा हूँ वो ये है प्राइम मिनिस्टर कामयाब नौजवान स्कीम। बेसिकली 18 साल से लेके 45 ईयर्स की इसकी एज ब्रैकेट है। ये गवर्नमेंट की ये जैसे अभी चूँकि आपको पता है कि अभी ये वाली गवर्नमेंट जो आई है, ये तो अभी नई गवर्नमेंट है। ये जितनी भी प्रोडक्ट अभी चल रही हैं पिछली गवर्नमेंट की हैं और इनको ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने जो भी पब्लिक वेलफेयर की प्रोडक्ट हैं उसको डिसकंटिन्यू नहीं किया। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर कामयाब नौजवान स्कीम है, ये भी अभी कंटिन्यू है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी भी 3 टियर्स हैं। कैटेगरीज़, टियर्स मतलब 3 कैटेगरीज़ हैं। टियर 1 है अप टू 1 मिलियन, मतलब 10 लाख तक आप बैंक से फाइनेंस ले सकते हैं। दूसरी टियर है उसमें आप 1 करोड़ तक ले सकते हैं, 10 मिलियन। और तीसरी टियर है उसमें आप 2.5 करोड़ तक ले सकते हैं, 25 मिलियन तक ले सकते हैं। अब मैं आप इसको वन बाय वन इसके आपको डिटेल बताता हूँ। जो लोग मतलब फ्रेश हैं, ग्रेजुएट हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं या उनके पास अच्छा बिज़नेस आइडिया है जो मतलब इम्प्लीमेंट हो सकता है, तो वो लोग इस टियर, और उनको कोई उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई घर मॉर्गेज या प्रॉपर्टी मॉर्गेज बैंक को सिक्योरिटी नहीं दे करा सकती है, तो वो टियर 1 मतलब अप टू 10 लाख वो अमाउंट ले सकते हैं। 10 लाख अमाउंट एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, या एक बिज़नेस रन हो रहा है जैसे कोई शॉप है, तो उसमें 10 लाख का माल डाला जाए तो वो अच्छा खासा उसको बेनिफिट हो सकता है। अब इसका जो है ना प्रोसीजर ये है कि एक तो जो सबसे मेन चीज़ इसकी है कि जो आप बिज़नेस करने जा रहे हैं या कर रहे हैं उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाएं। जो आपके बिज़नेस आपके ज़हन में चीज़ें हैं, ऐसे होगा, आप उसको एक पेपर पे लिखवाएं। वो आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास चले जाएं, वो थोड़ी सी 10-20 हज़ार फीस लेते हैं, जो भी है वो मतलब वेरी करता है। उनसे प्रोफेशनल से बनवाएं। खुद खुद उनको उनके साथ डिस्कस करें, उनको बताएँ ये चीज़ें ऐसी होंगी, वो उसको प्रॉपर तरीके से, प्रोफ़ेशनल तरीके से एक फ़िज़िबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर देगा। तो इसके लिए आपका सीएनएसी इस लाज़मी बात है, जिस बंदे की एज 18 इयर्स है उसका सीएनएसी बना होगा। दूसरी फ़िज़िबिलिटी रिपोर्ट है, वो आपने रेडी करवानी है। ये 2 मेन चीज़ें हैं। और चूँकि ये फाइनेंसिंग फ्यूचर के लिए, आज आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पैसे आपने आपके बिज़नेस में फ्यूचर में यूज़ होने हैं। तो आप फ्यूचर की प्रोजेक्शंस बनवाएँगे, वो भी कि जी मेरी आज फर्स्ट ईयर इतनी सेल होगी, इतना प्रॉफ़िट होगा, सेकंड ईयर इतनी होगी, ग्रोथ ग्रोथ होगी उसमें ना। और ये मतलब अप टू 8 इयर्स तक आप ये फाइनेंसिंग ले सकते हैं। अब 10 लाख को आप 8 इयर्स पे डिवाइड करें, मतलब 8 इयर्स के मंथ बना लें, तो उससे डिवाइड करें तो आपकी पर मंथ की इंस्टॉलमेंट बनेगी।
अब जो है ना मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, फ़िज़ी प्रोजेक्शन है, सीएनएसी है। अच्छा, ये अप्लाई कैसे होना है? इसको आपने ऑनलाइन किसी बैंक के पास फर्स्ट टाइम नहीं जाना। आपके किसी बैंक में रिलेशन है या किसी बैंक में अकाउंट चल रहा है, तो आप सबसे पहले ऑनलाइन जाएँगे, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे जाके वहाँ से नेट से सर्च करेंगे प्राइम मिनिस्टर कामयाब नौजवान स्कीम। उसको आप उसको ओपन करेंगे, एप्लीकेशन में जाएँगे, वो पूरा एक पेज आपके सामने खुल जाएगा। वो किसी के साथ बैठ के फिल कर लें, किसी ने ऑलरेडी किया हुआ है तो उसके साथ बैठ जाएँ, किसी पढ़े लिखे बंदे के साथ बैठ जाएँ। खुद कर सकते हैं तो खुद कर लें। उसमें यही आपकी इन्फॉर्मेशन है, नेम, सीएनआईसी, आपकी बिज़नेस की डिटेल आएगी। फिज़िबिलिटी रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, वो आप अपलोड करें उसमें, सीएनआईसी अपलोड करें। जब आपकी वो कंप्लीट हो जाती है तो एंड पे बैंक्स आते हैं। बैंक्स की पूरी लिस्ट आती है। जिस बैंक में आपका अकाउंट है या रेफ़रेंस है, तो आप उस बैंक को सिलेक्ट कर लें, उसमें सबमिट कर दें। या आप मतलब आपका कहीं नहीं है तो आप बैंक ऑफ पंजाब को कर लें, उनका अप्रूवल रेट, प्रोसेसिंग रेट बहुत अच्छा है। किसी इस्लामिक बैंक को कर लें, इस्लामिक बैंक भी जितने भी पाकिस्तान में बैंक काम कर रहे हैं, सबके पास ये प्रोडक्ट है, सब बैंक ये कर रहे हैं, कोई बैंक इनकार नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप एंड पे मैं बताऊँगा कि अगर आपको इनकार कोई बैंक करता है या आपको प्रॉब्लम आती है, तो उसका भी एक मतलब आप कंप्लेंट कहाँ कर सकते हैं, कहाँ पे आपसे आपको सपोर्ट मिल सकती है। अच्छा, इसके लिए आपने जब कंप्लीट कर लिया, बैंक को सिलेक्ट कर दिया, सबमिट कर दिया। अब उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर की हाउस में एक टीम बैठी है, वो इसको स्क्रूटनाइज़ करती है, फिर ये नादरा वेरिफ़िकेशन के लिए जाता है। नादरा वेरिफ़िकेशन के बाद उस कंसर्न बैंक को ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाती है। उस बैंक को जब फॉरवर्ड होती है तो वहाँ पे आपको भी मैसेज आ जाता है और बैंक वो बैंक आपसे कॉन्टैक्ट करता है, चूँकि आपने वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है। वो पूरी अपनी आपकी इन्फॉर्मेशन चेक करके जो आपने प्रोडक्ट अपलोड किए होते हैं, तो कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट होता है तो आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेल के थ्रू वो करते हैं। अच्छा, जो मेल आपने ईमेल वहाँ पे लिखना है उसको आपने चेक करते रहना है। मोस्टली बैंक ये करते हैं कि ईमेल कर देते हैं, वो आप लोग मेल चेक नहीं कर रहे होते, 14 दिनों का टाइम होता है, वो उसके बाद कहते हैं जी आपकी तरफ से रिप्लाई नहीं आया और आपकी वो रिजेक्ट कर देते हैं। चूँकि हमारा काम करने का जो बैंक्स में भी लोग बैठे हैं, उन पे बर्डन होता है, कोई और काम होते हैं, तो ये जो एडिशनल असाइनमेंट होती हैं, तो इसको वो थोड़ा अवॉइड कर रहे होते हैं। आपने अपने काम को खुद ट्रैक करना है, उसको फ़ॉलो करना है, जहाँ पे उसकी डेफ़िशिएंसी है, उसको पूरा करना है और इसको एंड तक लेके जाना है। जितना आप इसको फ़ॉलो करेंगे, उतना ही जल्दी आपका काम हो जाएगा। अच्छा, उस बैंक की जब आपको वो कॉन्टैक्ट करेगा, मेल करेगा, जो चीज़ें आपकी मिसिंग हैं, वो आप उसको प्रोवाइड कर देंगे। फिर आपका एक कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये बंदा है, ये मेरा केस देख रहा है, आप उससे फ़ॉलो अप में रहें, स्टेटस देखते रहें। जो इस्लामिक बैंक कर रहे हैं, जो हमारे मेरे बैंक से भी प्रोडक्ट हुई हैं, इसमें वो प्रोडक्ट मुराबा यूज़ करते हैं। मुराबा ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें जो भी चीज़ें आपने परचेज़ करनी हैं मार्केट से, जो जिस चीज़ की आपकी ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू योर बिज़नेस नेचर। मतलब ये है कि अगर किसी कोई औरत ब्यूटी पार्लर रन कर रही है, तो वो ब्यूटी पार्लर के रिगार्डिंग अपनी एक कोटेशन जनरेट करेगी, जितनी उसकी अमाउंट है। वो मार्केट से अपनी मर्ज़ी की क्वांटिटी और कंपनीज़ मतलब वो करेगी, डिसाइड करेगी और बैंक को आके एक इनवॉइस देगी कि ये मैं प्रोडक्ट परचेज़ कर रही हूँ, इसकी ये टोटल वैल्यू है, इस बंदे से लेनी है। बैंक उस जो बंदा है उसके नाम पे ऑर्डर बनाएगा, जो आपकी लोन अमाउंट अप्रूव होके आएगी और डायरेक्ट उस सप्लायर को पेमेंट करेगा। अब इस्लामिक बैंकिंग में कभी आपको पैसे नहीं मिलते, प्रोडक्ट कमोडिटी बेस्ड फाइनेंसिंग होती है। जब उस बंदे को वो चली जाएँगी, पैसे चले जाएँगे तो वो आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर देगा। और बैंक का बंदा आपने जब प्रोडक्ट डिलीवर हो जानी है तो आपने उसको खोलना नहीं है, स्पेशली इस्लामिक बैंक में। आपका जो रिलेशनशिप वाला बंदा है उसको आपने फ़ोन करना है कि ये मेरी प्रोडक्ट आ गई हैं, वो आके चेक करेगा जी ये हमारी वो प्रोडक्ट हैं, वो उसको शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करके आपको एक दफ़ा वो तस्वीरें वगैरह बना लेगा या अपनी लिस्ट बना लेगा। तो उसके बाद वो चीज़ें आपकी हैं। फिर आपने उसको जैसे मर्ज़ी यूज़ करें और आपने हर मंथ का आपको रीपेमेंट शेड्यूल मिल जाएगा, आपने सिर्फ़ वो रीपेमेंट करनी है। ये मतलब कोई 99% लोग टियर 1 में वो
फॉल करते हैं, क्योंकि 10 लाख तक अमाउंट भी अच्छी है और कोई गारंटी भी नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। तो मेरा ख़्याल है कि हर बंदे को ना ये अप्लाई करना चाहिए। टियर 2 है, उसमें 1 करोड़ तक है, चूँकि ये अमाउंट ज़्यादा है, तो इसमें जो है वो बैंक को प्रॉपर्टी चाहिए, कोलैटरल चाहिए, कोई गारंटी चाहिए। वो हर बैंक का अपना डिफरेंट होता है, या आपकी नेचर ऑफ बिज़नेस पे है या आपका रिलेशन पे है। ये तो ऑलरेडी आपका एस्टेब्लिश बिज़नेस होगा। तो मसलन मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि टियर 2 में या टियर 3 में आप लोग एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो रन कर रहे हैं, उसमें 4 डायरेक्टर हैं, तो उसमें से कोई एक डायरेक्टर भी उस बिज़नेस पे ले सकता है। अच्छा, जो टियर 1 है, उसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि खुदा न खास्ता किसी वजह से आपकी रीपेमेंट नहीं हो पाती, कोई बिज़नेस ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है कि आपका वो बिज़नेस उसमें लॉस हो जाता है, तो इसमें रिस्क शेयरिंग गवर्नमेंट की तरफ से है। रिस्क शेयरिंग मतलब कि गवर्नमेंट के पास बजट है, वो बैंकों को रीपेमेंट कर देगा। ये बैंक्स आपको नहीं बताते। आपने इस डर से ये प्रोडक्ट मतलब इस तरह से वो में ना जाएँ कि ये मैंने कल को मेरा बिज़नेस फ्लॉप हो गया तो मेरा क्या बनेगा? मैं पैसे कैसे वापस करूँगा? तो ये गवर्नमेंट पैसे वापस कर देगी। लेकिन आपने पूरी ईमानदारी से इसको यूटिलाइज़ करना है और इस आप बेसिकली आपने अपना फ़ायदा करना है ना, बैंक का को तो कोई नुकसान नहीं, या गवर्नमेंट को 10 लाख से कितना नुकसान हो जाएगा? लेकिन अब दोबारा आपको फाइनेंसिंग नहीं मिलेगी। आपकी वो रिपोर्टिंग सीआईबी जो होती है, वो रिपोर्टिंग वो डाटा चेक भी आपका चला जाएगा और दोबारा से आपको नहीं मिलेगा। आपने ये फाइनेंसिंग पूरी प्लानिंग से लेनी है और उसको वैसे ही यूटिलाइज़ करना है। अच्छा, कोई भी बैंक का लोन जो होता है ना, किसी लेवल का भी, जब उस वो जिस पर्पज़ के लिए लिया जाता है तो उस पर्पज़ में वो यूटिलाइज़ हो तो उसकी रीपेमेंट हो जाती है। जब उसमें लीकेज होती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 लाख लिया अपने बिज़नेस के लिए और 5 लाख आपका के आपने कोई बीच में गाड़ी ले ली, मोटरसाइकिल ले ली, या कहीं आप किसी शादी में या किसी दोस्त को उधार दे दिया। अब वो 5 लाख बिज़नेस में नहीं है, आप पीछे 5 लाख है, 5 लाख 10 लाख की रीपेमेंट है और 5 लाख बिज़नेस में आया है, तो वो बाकी रिमेनिंग जो लीकेज हो गई है उसका रीपेमेंट वो ओवरबर्डन हो जाता है। इसलिए जो भी उधार लें किसी से या वो करें बैंक से फाइनेंसिंग लें, जिस पर्पज़ के लिए लेना, आप उस पर्पज़ को में यूटिलाइज़ करें। तो इसमें अभी जो है मेरा ख़्याल है, हाँ, इसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दी है। रीपेमेंट अप टू 8 इयर्स है, वो आप फ्लेक्सिबल रख सकते हैं। अमाउंट इसकी इतनी है, और टियर 3 की जो है वो भी टियर 2 की तरह ही है कि एस्टेब्लिश बिज़नेस हो, उसका कोलेटरल हो। और अच्छा, इसमें रेट बता दूँ, इसकी फाइनेंसिंग का रेट फ़िक्स 5% है। 5% सालाना होता है। मसलन 1 लाख पे 5,000 आपने साल का देना है। आप 5,000 को आप 12 से डिवाइड करें तो आपका वो 400-500 रुपया पर मंथ आता है। 1 लाख जिस बिज़नेस में लगाया और 500 भी वो जनरेट ना कर सके, तो मेरे ख़्याल है आपको करना करना भी नहीं चाहिए। और सेकंड, इसमें गवर्नमेंट शेयरिंग है, रिस्क शेयरिंग है कि खुदा न खास्ता कि जेन्युइन कोई इश्यू हो जाता है तो गवर्नमेंट पे कर देगी। तो आप इसको अप्लाई करें, इस पे वर्किंग करें और जितना जल्दी हो सके आप इसको अप्लाई कर दें, नंबर आ जाए। और जो रिक्वायर मिसिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे वो बैंक को बाद में आप वो दे दें। और कहीं, हाँ, मैंने आपको बीच में कहा था कि मैं आपको खुदा न खास्ता आपकी कोई एप्लीकेशन पे कोई काम नहीं हो रहा या वैसे ही आपको कह रहे हैं रिजेक्ट कर रहे हैं, तो स्टेट बैंक की या प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे आप उसकी कंप्लेन करें और उस बैंक वाले को बताएं कि भाई मैंने ये कंप्लेन कर दी है। अब जो भी जेन्युइन इशू है मेरी तरफ से है तो मैं तो आपको डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार हूँ। आपकी वजह से कोई इशू है तो आप मुझे वो उसकी मैं फिर कंप्लेन कर रहा हूँ। आप स्टेट बैंक को या प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे आप जवाब दे दीजिएगा। जब ये आप कंप्लेन का वर्ड यूज़ करेंगे या जेन्युइनली करेंगे तो बैंकर भी उस पे फिर वो सही तरीके से काम करेंगे। और कोई जेन्युइन इशू है तो तभी आपका केस रिजेक्ट होगा, अदरवाइज़ आपका केस प्रोसेस हो जाएगा। और मज़ीद ये है कि कोई इसमें चीज़ आपको समझ नहीं आ रही या आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं तो आपको प्रॉब्लम आ रही है और या आपने करना है, तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा। और मैं वैसे बेसिकली वो रिक्वेस्ट मैं नहीं करता। आप इस चैनल को बहुत सारे लोग व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आती पता नहीं सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे। सब्सक्राइब करने से ये है कि आपको नेक्स्ट वीडियो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब मेरी वीडियोस में गैप नहीं आएगा
और वीडियोस मेरी मतलब एक तो बैंकिंग प्रोडक्ट के वाले से आएगी और सेकंडली आएगी कि आपकी डिफरेंट जो ज़िंदगी के मामला आते हैं, कैसे आपको जैसे कैसे मैनेज करना है। नेक्स्ट वीडियो मेरी टाइम मैनेजमेंट पे है। उस पे मैं आपको एक हिंट दे दूँ कि मैं रिसर्च कर रहा था, स्टडी कर रहा था। अब एक हमारा ये अलमिया है कि हम सिर्फ़ वीडियोज़ तक रह गए, रिसर्च नहीं करते, कि एक चीज़ अल्लाह ताला ने सब हर इंसान को दी है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, किसी भी कंट्री में रहता है ना, टाइम हर बंदे के पास बराबर है। अमीर के पास भी दिन रात के 24 घंटे हैं, गरीब के पास भी दिन रात 24 घंटे हैं। अब आपने उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे मैनेज करना है, गरीब अमीर उससे कैसे फ़ायदा उठा लेता है, गरीब क्यों नहीं उठाता, तो वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे। और फर्दर बैंकिंग की जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है वो भी मैं आपसे गवर्नमेंट की प्रोडक्ट डिस्कस करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।